नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बुक शेल्फ में हम करीब करीब हर हफ्ते एक ऐसी किताब की चर्चा करते हैं जो बेहद खास हो, जिसमें बेहद खास तरीके से कुछ चीजों की चर्चा की गई हो। आम तौर पर हम लोग नॉन फिक्शन पॉलिटिकल बुक्स और नॉन पॉलिटिकल बुक्स की चर्चा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या उस किताब की खास बात है। लेकिन आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं वो फिक्शन तो है, नॉवल तो है, लेकिन नॉवल पढ़ के भी आपको नॉन फिक्शन की थोड़ी सी जो मतलब नॉन फिक्शन का मतलब जो हकीकत है, सच्चाई है, उसके बहुत करीब आप पहुंच जाते हैं। कैसी किताब जिसको फिक्शन कह दें, क्योंकि फिक्शन के तौर पर उसको लिखा गया, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, बहुत गर्माहट के साथ लिखा गया है, बहुत करीब से लिखा गया है और उसमें समझ में आता है कि फिक्शन में बहुत करीब तक, बहुत गहराई तक, उस जगह तक पहुंचे हैं जहां उसे नॉन फिक्शन भी लिखा जाता तो भी बात वहीं पहुंचती। जिन्होंने लिखा जग्गी भसीन साहब ने, वो बड़े लोग हैं, टीवी के एंकर्स रहे हैं, शुरुआती दुनिया जो टीवी की रही है उसमें रहे हैं, थिएटर करते हैं और बहुत सारी किताबें लिखी। मैं उनकी किताबें भी देख रहा था और जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिसमें बाबरी मस्जिद हो, कश्मीर हो, उन सब का उन्होंने कवर किया है, देखा है, समझा है। और खास बात नॉर्थ कोरिया, हाँ हाँ नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं ना, वहां तक भी गए हुए जग्गी साहब और अब भी थिएटर कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये जो आपकी किताब है मैंने पूरी पढ़ी है, बहुत जी। सुंदर लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। लेकिन मैं फिर से वही समझना चाहता हूँ कि किताब पढ़ते पढ़ते फिक्शन से नॉन फिक्शन तक पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा। तो ये नॉन फिक्शन को फिक्शन में क्यों लिखा आपने? आप तो बहुत सच के करीब करीब थे। जी। विजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपने इतने प्रेस्टिजियस शो में मेरे को बुलाया। और मैं आपके श्रोताओं और अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपको कई सालों से एनडीटीवी पर देख रहा हूं। तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज फॉर मी कि आपने मेरे को अपने शो पे बुलाया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जो आपका प्रश्न है कि इसको मैंने नॉन फिक्शन में क्यों नहीं लिखा, फिक्शन, देखिए दो उसके कारण है। पहला तो ये जमाना जो आजकल है वो एक इसे कहते हैं क्वाजाय फिक्शन क्वाजाय रियलिटी, यानी कि रियलिटी फिक्शन का बन गया है। बेसिस इसका रियल है। वो तो जो पढ़ने वाले सब समझ आएंगे किस प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, उनके घर के कौन से सदस्य थे, कैबिनेट और ये सब, वो रियल है। लेकिन मोटे तौर पे किताब जो है 1974 जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया का जो करा था उसके बारे में है। लेकिन क्या वजह थी? अब उस वजह की कोई रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है किसी के पास भी नहीं है, और ना मुझे लगता है कि कुछ कहीं पर है भी। तो देयर वाज नो चॉइस बट टू, जिसे कहते हैं कि आप अपना बेसिस, आप अपना बिल्कुल सच्चाई रखिए, लेकिन एक काल्पनिक आपको उसके अंदर पूरा जो जिसे कहते हैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो दैट वाज माय इंटेंशन। यस और यस। तभी मैंने नाम भी चेंज करे हैं। जी। मगर ठीक है। हकीकत तो है ही। तो बाकी तो है, दिस इज जी। क्योंकि नरसिम्हा राव साहब को मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी किताब लिखी, वो फिक्शन लिखी। जी। अब नरसिम्हा राव साहब जैसे लोग पॉलिटिकल, तो उनका कहना था कि भाई मैं इस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता कि नॉन फिक्शन लिख दूं और फिर सारी कंट्रोवर्सीज हो जाए। ठीक है। और जी। फिक्शन में क्या हुआ कि लिखा तो मैंने सच ही, अब उसको आप मुझे उसमें नहीं फंसा सकते। जी, थोड़ी सी तो जिसे कहते हैं ना, एक एक लेखक को उसकी आप थोड़ा सा एल्बो रूम उसको दे दीजिए, मतलब दे देनी चाहिए। फ्रीडम भी मिल जाती है, फिक्शन में थोड़ी फ्रीडम भी मिल जाती है, एल्बो मिल रूम मिल जाती। जाता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत खूबसूरत किताब है। थोड़ा सा मैंने तो पूरी पढ़ी है। आपने 1974 का जिक्र किया, वो लेह का सीन भी मुझे याद आता है कि कैसे कोई प्रधानमंत्री लेह में जाकर किस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर बात कर रहा है, और वो बेटे की डेथ को जिस तरह से आपने पिक्चराइज किया है, फिर जी। दूसरे बेटे को राजनीतिक जिम्मेदारी संभालते हुए आपने देखा है, और जी। पूरा सिस्टम पर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा। लेकिन थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे तो थोड़ा, क्योंकि आपने इतने खूबसूरत तरीके से लिखा है, मैं तो ऐसे ही रूखा आदमी हूँ। नहीं नहीं नहीं। देखिए, अब थोड़ी हकीकत वाली बात करते हैं, और मैं किताब की नहीं, मैं रियलिटी वाली बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी की मैं बात करना चाहूंगा। बहुत ही
एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, मल्टी फैसेटेड, और उनके कई रूप और स्वरूप थे जो मेरे विचार से। बट शी वॉज अ वेरी डीपली ह्यूमनिस्टिक पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम। यस। और जो उनका जो प्रेम था अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, आज मतलब आजकल अब राजनीतिक जो भी सारी चीजें होती हैं उसको और आप थोड़ा दूर रखिए इन सब चीजों से, मगर द लव फॉर अ फैमिली वाज वेरी वेरी रियल। और वो चाहती थी कि संजय गांधी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आए, बट मुझे लगता है ये शायद कहीं पर वी कैन नॉट एस्टैब्लिश दिस फुल्ली, लेकिन शी फेल वेरी डिसअपॉइंटेड बाय हिम। जो हरकतें उन्होंने करी तुर्कमान गेट, और देखिए तुर्कमान गेट अभी 2 दिन पहले न्यूज में था, अब तो आप मैं याद देखिए। ही कर रहा था अभी जब तुर्कमान गेट पर घटना हुई, तो मैंने कहा तुर्कमान गेट को याद कीजिए, उस हिस्ट्री को 76 को। जी तो जी, रिस्की जॉब है। बहुत ही, बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैंने एक पूरा चैप्टर इस पे किताब में लिखा है जिसमें कि एक सज्जन है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, और उनको बस उठा के ले लिया जाता है और उनके साथ क्या करा जाता है वो स्टरलाइजेशन कैंप्स में। स्टरलाइजेशन कैंप पर जिस तरह से आपने लिखा है, जी, वो इमरजेंसी को बहुत मतलब बहुत ही। बड़े रियल जी तरीके से बता रहा है। मैं उसको पढ़ रहा था कि जी स्टरलाइजेशन पर जिस तरह से आपने लिखा, और जैसे कोई एक संवाद है जिसमें वो कहता है कि मेरी मर्दानगी काट ली गई, या कुछ ऐसा जी, शब्द का बिल्कुल क्या है। बिल्कुल और जिस तरह बिल्कुल। से जब वो कैंप में जाता है, और आपने उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किया है, उससे उसकी तकलीफ थैंक यू विजय आती है। जी, थैंक यू सो मच। तो क्योंकि जिसे कहते हैं आप, उस समय भी जो लोगों का दर्द था वो अभी तक आप महसूस करते हैं, आप ये समझिए मतलब कि, और मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, उन्हें बहुत ही दुख हुआ था। जो मेरे अपनी मेरी असेसमेंट है कि उनका बेटा का कह रहा है, मगर बेटा था, और वो जिसे कहते हैं बेटे का मोह, लेकिन कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, वो इस दुविधा में फंसी रही थी। और ये उनकी बहुत जबरदस्त ट्रेजेडी भी कह सकते हैं आप। क्लैरिटी तो ऑफ कोर्स बाद में आई कि जब संजय गांधी पास्ट अवे, जैसे हम सब जानते हैं, वो सेस्ना जब प्लेन क्रैश हुआ था और राजीव गांधी टुक ओवर, तो वो क्लैरिटी तो फिर पूरी एक क्लियर हो गई विजन की, मतलब ठीक है, ही विल बी माय सक्सेसर। लेकिन जो उनका जो अंतर्द्वंद और जो उनकी जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने इंटर कोशिश करी है, कॉन्फ्लिक्ट। पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत किताब में मैंने वो उसको लाने की कोशिश की है। बट दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एपिसोड इन आवर लाइफ। हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा। और उसके साथ विजय जी एक और चीज हो रही थी कि सिर्फ नॉट ओनली इंटरपर्सनल और उनकी डॉटर इन लॉ के साथ भी जो सारे जो टेंशन्स चल रही थी, जैसे दुनिया जानती है इस चीज के बारे में, ऐसी कोई नई चीज मैंने भी नहीं लिखी, लेकिन साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत ही खराब था। सीआईए का बहुत जबरदस्त उस टाइम, जी, और आप तो जानते ही हैं उस टाइम जेपी का मूवमेंट जो है चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। मैंने एक चीज और करी है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने क्रोनोलॉजी बिल्कुल लीनियर नहीं रखी, मैंने उसको आगे पीछे करा है डेलिबरेटली। वो इसलिए करा है कि टू मेक इट द बुक मोर एक्साइटिंग। क्योंकि कहीं आप सोचेंगे अरे ये तो 1974 में था, तो ये वाटरगेट का ये कैसे आ गया, वो कैसे, वो डेलिबरेटली मैंने करा है। तो वो मैं क्लैरिटी देना चाहता था लोगों वो शायद इसलिए भी है क्योंकि आप थिएटर बहुत करते हैं ना। को। तो थिएटर जो ये है आपने उसको आपने मेरी नब्ज पकड़ ली। थिएटर में जो बिल्कुल इस, बिल्कुल, थोड़ा आई हैव अ फ्लेयर फॉर द ड्रामेटिक एज दे से। ड्रामेटिक होने का बहुत जी अच्छे से आपने जी इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी की बात आपने की, तुर्कमान गेट को अभी हम याद ही कर रहे थे, तुर्कमान गेट हुआ। जी फिर अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आपने पहला इंटरव्यू किया बड़ा गुजराल साहब के साथ, जी लाइव जी, इंटरव्यू लाइव जालंधर लाइव, से। जी और गुजराल साहब संजय गांधी के सबसे बड़े विक्टिम रहे, यदि और लोगों को छोड़ दूं, क्योंकि गुजराल साहब का मैंने भी बहुत समय बाद इंटरव्यू किया जब वो प्रधानमंत्री रहे, तो भी वो उस बात को याद कर रहे थे। जी जी आपने भी इमरजेंसी का और इस बैठक का जिक्र किया है, तो जी जी, वैसे संजय गांधी को देखना, फिर मैं हाँ सेसना पर बात करूंगा, लेकिन आप जी। आ, मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा, मगर आपने तो किताब पढ़ी है, एक और उसमें एक चैप्टर है जहां पर मैंने रेफरेंस दिया है एक सज्जन जो मालचा मार्ग में रहते थे, बात सेठ कर रहे जी थे, थे। दैट इज अ रियल इंसिडेंट बाय द वे। वो रियल, वो भी भयानक इंसिडेंट है।
जो भयानक जिस तरह इंसिडेंट है, और वो काफी बड़े उस समय के सेठ जी कह लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट कह लिए, जो भी थे, नाम नहीं बड़े लेते, बिजनेस पावर कह ले, बिजनेस हाउस, बड़ा बिजनेस बिजनेस हाउस। हाउस थे, तो बहुत दुखी थे। और उस टाइम आपको याद होगा एक को कानून था मीसा, मीसा। तो मीसा के अंदर लोगों को उठा के चलो भाई बंद कर दो, तो वो मीसा का बड़ा दुरुपयोग होता था उस समय, तो लोग काफी दे वर वेरी टेरिफाइड। तो ये सब चीजें चल रही थी उस समय। नहीं, लेकिन अब उसमें एक चीज जोड़ दूं मैं, आपने जिस तरह जी से लिखा, मैं थोड़ा सा अंदर से हिल गया जब आपने एक लाइन लिखी है, यही सेठ जी की मालजा मार की, जी कि मौत पर जश्न मनाना, वो दैट्स ए ट्रॉमेटिक, मतलब वो सच है, लेकिन वो सच। अपने आप में एक तो उस पर्सनैलिटी को भी बहुत कहाँ तक पहुंचा देता बिना कुछ कहे। जी जी बस मतलब जी मैं कभी सोचा नहीं था कि ये घटना, मुझे सब पता है क्योंकि वो सेसना की जो घटना हुई वो सब भी, जी और संजय गांधी जी के बारे में भी हम सब लोगों ने सुना, लेकिन जिस तरह से आपने ये मालचा मार्ग का जिक्र कर दिया, मैंने पढ़ा लेकिन उतना याद नहीं रहता, लेकिन मालचा मार्ग का जो जश्न, वो बात की जब संजय गांधी की डेथ होती है और वो देखते हैं कि वो जहाज गिर रहा है, मतलब जी उड़ते हुए देखा है, और फिर उसके बाद खबर मिलती है, और फिर वो जो मौत का जश्न कोई जी मनाए नहीं, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब है उसकी जी तकलीफ कितनी बड़ी रही होगी। विजय जी, मेरे को याद है, मैं भी उस समय नौजवान था, मगर मुझे क्लियरली याद है वो दिन, अभी तक मुझे याद है। आप मानेंगे नहीं, कुछ इलाकों में पटाखे चले थे। हम्म, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हो, चाहे अच्छा हो बुरा जो भी हो, वी हैव टू बी हम्बल, वी हैव टू बी सोबर व्हेन समबडी पासेस अवे। मगर लोगों में इतना रोष था, लोगों में इतना, शायद कुछ लोगों में बहुत वो था कि कई लोग, और उस बार ये उस टाइम ये कहा गया था कि ये ऑपोजिशन के लोग कर रहे हैं, जो भी था, मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज ही वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर। और जिसे कहते हैं कि वॉज एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, कि जब वो व्हेन ही पास्ड अवे, नॉट रियली। उनकी लेगेसी मुझे लगता है हमको इसलिए भी याद रखनी चाहिए, हमें उसका, वी शुड बी ऑलवेज बी, जिसे कहते हैं, हमें समझना चाहिए कि वो लेगेसी क्या है, कि वो कभी भी रिपीट हो सकती है कभी भी इंडियन रिपीट। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। वो हम लोग यही कहते हैं कि इतिहास को इसलिए याद रखना चाहिए कि वो फिर इतिहास ना बने ना, आप इतिहास ना बने उस तरह का। तो वो उस बिल्कुल। तरह से वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपने लिखी। जी न्यूक्लियर पर बात करते हैं, न्यूक्लियर को लेकर हिंदुस्तान, मतलब आजादी के बाद से नेहरू से लेकर मोदी तक जी। बहुत चर्चा होती है। हम्म, वाजपेयी जी वाला काम भी मैंने देखा है कि वाजपेयी जी को लेकर जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, वो सारी बातें, उस समय यूएस का जो किया गया नरसिम्हा राव वाला, उससे पहले का एरा, और फिर आपने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। उसकी परेशानियों, दुविधा को आप समझाइए, इंदिरा गांधी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, प्रिया कॉल के लिए। जी देखिए, मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि इसमें कोई, मेरे पास कोई, जिसे कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, मैं कहूं कि मैंने कोई रिसर्च करके निकाले हैं, कोई कागज निकाले हैं, या मैंने, क्योंकि वो इतना सीक्रेट मामला है, इशू है हाँ, तो सीक्रेट मामला है। और अगर कुछ होगा भी तो दीज आर क्लासिफाइड फाइल्स विच प्रॉब्ली आर हिडन, विच विल, आई डोंट थिंक सो वो कभी बाहर, कभी ओपन में आएंगी। आएंगे। मेरा अपना अनुमान है कि उसकी 3-4 वजह थी जब वो न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने करा था। उनको पता था कि ये जबरदस्त टक्कर सीआई, ये अमेरिका के साथ हो सकती है, क्योंकि अगर ये बात सच है, अमेरिका को भनक लग जाती, आ, तो कुछ भी हो सकता था। आई मीन दे कुड हैव, बे ऑफ बंगाल में वो अपने बेड़े से वहां से वो स्ट्राइक कर सकते थे, ट्रॉम्बे के ऊपर, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, कुछ भी पॉसिबल था। ये बात बिल्कुल सही है। और एक बड़ी जबरदस्त, असल में हकीकत में क्या हुआ था, एक बहुत जबरदस्त तिकड़म उन्होंने इस्तेमाल करा था। उस समय भी अमेरिकन सैटेलाइट होते थे, तो वो दे यूज्ड टू पास ओवर इंडिया। यस। आजकल के जो हमारे पंजाब भाई के, हमारे जो किसान हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो सैटेलाइट, एक उनको पता है किस समय पास करते हैं, उस समय फार्म फायर्स नहीं चलती, बाद में फार्म फायर शुरू हो जाती हैं। तो वही तिकड़म उस समय भी उसमें शायद इंडिया ने लड़ाया था कि भैया ये सैटेलाइट की अब रेंज के बाहर है, अब चलो करो अपना अंडरग्राउंड का जो भी काम करना है। मतलब ये जो रिमार्केबल ऑपरेशन, रिमार्केबल, मतलब आज अगर सोचें, और आज आज देखिए, आज क्या, आज मैं अभी की बात कर रहा हूं, जो वेनेजुएला में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, सब हम देखते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो भी कहिए, चाहे आप वेदर यू सपोर्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट और नॉट, वो एक अलग बात है बिल्कुल,
लेकिन कितनी जबरदस्त दुविधा है, सीआईए का रोल जो है, ये सब चीजें, मगर उस समय कैसे इन लोगों ने करा, और भारत की उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति भी नहीं थी, और उस कुछ समय स्थिति नहीं थी। लड़ाई मोल लेना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बहुत अभी जबरदस्त चैलेंज था। बट मुझे लगता है कि शी वांटेड टू किल, जिसे कहते हैं मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तो नेशनलिस्टिक तो था ही कि लोगों को पसंद आएगा कि हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, वो तो वजह थी ही। लेकिन दूसरी वजह ये थी, शी वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू बोथ टू द यूएस, पाकिस्तान ऑब्वियसली। जेपी का जो मूवमेंट था, ये मुझे लगता है वो मिसकैलकुलेशन उन्होंने कर ली, कि हो सकता है कि न्यूक्लियर की इसकी वजह से उस शायद पर इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, लोग सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। बट उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आपको तो याद होगा विजय जी, जब विंस्टन चर्चिल की फेमस को है कि ही वन द वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट यस, इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस ही लॉस्ट द इलेक्शंस, यस, हिज पार्टी वेंट आउट ऑफ पावर। क्योंकि लोगों की टॉलरेंस इतनी ही होती है इन सब चीजों के लिए। वही तभी लोग कहते हैं ना कि अभी वेनेजुएला में ना आपने ये कर तो दिया अमेरिका ने, मगर उसके आगे क्या आप जीत सकते हैं आगे सब कुछ जो आप साउथ अमेरिका में होगा? उसके लिए कोशिश कर रहे हैं आप, जो लगातार लगे हुए जी हैं। बिल्कुल। लेकिन 74 में एक चीज मुझे और समझनी थी कि जो 71 में हुआ बांग्लादेश में, क्या वो एक बड़ी वजह थी कि एक हाई होता है दिमागी तौर पर कि जो 71 की वॉर जीती है, वो भी तो हिंदुस्तान ने अभी तक उसका तो कुछ हिसाब, मतलब दोबारा कुछ ऐसा हुआ नहीं, ना भूतो न भविष्यते जैसा है। तो एक हाई वो, और दूसरा जेपी मूवमेंट को दबाने की एक्सरसाइज, क्या ये दोनों कारण हैं? या आप समझते हैं कि क्योंकि जेपी मूवमेंट के लिए तो नहीं करेंगे, ये समझ सकते हैं कि शायद इससे ये आंदोलन दब जाए, लेकिन वो एक बड़ी रिस्क थी, वो केवल एक मूवमेंट को दबाने के लिए तो नहीं की गई होगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं थी। मुझे एक और चीज लगती है, दिस इज अगेन मेरी थ्योरी है अपनी। 71 में जो हुआ, एक बहुत ही रिमार्केबल चीज हुई। वो तो खैर हम सब जानते हैं, जो बांग्लादेश को जैसे क्रिएट करा गया, और वो इतिहास में आज तक शायद कोई भी नहीं कर। देखा वक्त है, कितनी चीजें हाँ, सामने हुआ। मैं कह रहा हूँ आज फिर से बांग्लादेश को याद करने का वक्त है, कितनी सारी चीजें उस जमाने में और इसमें एक सामने मिल रहा है। वही दौर वापस आ रहा है, मुझे तो लग रहा है वही जी, दौर वापस आ रहा है। एनीवे, मेरी अपनी असेसमेंट है, शी वन द वॉर, बट आई थिंक शी लॉस्ट द पीस, एंड आई टेल यू व्हाई। देखिए, उस टाइम हमारे पास 95,000 पाकिस्तानी ये प्रिजनर्स ऑफ वो थे। हम कुछ भी नेगोशिएट करा सकते थे उस समय, क्योंकि उनको वो अपने लोग वापस चाहिए थे। भुट्टो को इतनी इज्जत अफजाई क्यों दी गई, क्यों, मतलब उसकी डिमांड्स में ही वाज ऑलमोस्ट एक्चुअली मोर देन एन इक्वल। जब ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था, इतनी जरूरत क्या थी? अगर वी शुड हैव, हमारे टर्म्स होने चाहिए थे, आप न्यूक्लियर आप एसेट्स नहीं बना सकते, पीओ के शायद आपको वापस करना पड़ेगा विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, कुछ भी हम कर सकते थे। तो मेरा अपना मानना है कि शी वन द वॉर, शी लॉस्ट द पीस, और ये शायद खटक रही थी उनको चीफ, इन 74 शी वेंट फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट। दिस इज माय थ्योरी। क्या पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस आप कहेंगे इसको? क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले सर सईद नकवी साहब से बात कर रहा था। जी जी। सईद नकवी उन जर्नलिस्ट में से हैं जो शिमला समझौते की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वहां पर मौजूद थे शिमला में, जी जी। और भुट्टो साहब ने कुछ बोल दिया था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, प्रधानमंत्री के ओके। लिए, इंदिरा गांधी के लिए, हाँ ठीक है, और किसी और एक बड़े नेता के लिए। तो उनके पाकिस्तान के एम्बेसी कह लें या जो भी लोग ऑफिसर्स रहे होंगे हाई कमीशन के, उन जी। लोगों ने नकवी साहब से या भारत सरकार से बात की, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भुट्टो साहब इस पर कुछ सफाई देना चाहते हैं, और वो ओके। सारी बातें हो रही थी और प्रेशर में भी थे। लेकिन हाँ उन्होंने बहुत चालाकी से ये सारा काम कर लिया और शिमला समझौता किया। हालांकि शिमला, अब तो शिमला समझौते को लेकर भी बहुत सारे सवाल हम लोग खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इसको पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, या फिर यूएस का प्रेशर कोई ऐसा रहा हो कि भाई ये लड़ाई तो जीत ली, अब इसको कैसे, क्योंकि वो इसमें भी अपराध मेरी थ्योरी है। मैं इसमें आपको अपनी थ्योरी बताता हूं। जी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। तो yes, उनका एक स्वरूप था जो वो एक्चुअली एक हार्डकोर नेशनलिस्ट थी। भारत की उनको चिंता थी कि ये सब, और बांग्लादेश का जो युद्ध था कि ये हमको करना ही पड़ेगा, वी हैड नो चॉइस, इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए थे कि कोई yes, चॉइस ही बची थी। लेकिन आप एक चीज और समझिए, शी ऑल्सो कैरिड द लेगेसी ऑफ अ फादर। नेहरू yes, जी, जो भी आप कहे, वो पैसिफिस्ट थे। yes, तो उनके अंदर एक वो दो, जिसे कहते हैं ना, एक वो चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, एक नेशनलिस्ट और एक पैसिफिस्ट।
तो वो पैसिफिस्ट एलिमेंट जो है पीस टाइम में उभर के आ गया। एंड जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भुट्टो एक्सप्लॉइटेड इट। उस नेगोशिएशन में भुट्टो आई थिंक केम ऑन द टॉप। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट। ये भी एक पूरी किताब लिखी जा सकती है कि उसने क्या ऐसी चीज चलाई या क्या। शातिर में से था ना भुट्टो, बड़े शार्प पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत शातिर आदमी था, शातिर आदमी था। और वो इंसान जो कहता है कि आई विल ईट ग्रास बट वी विल गो न्यूक्लियर। अभी ये वो इंसान, और उस पर हमने ट्रस्ट कर लिया शिमला एग्रीमेंट, तो ये गड़बड़ हो गई थी। CIA से तो निकल गए, लेकिन जैसे राजीव जी पर बात करेंगे, लेकिन सेस्ना इंसिडेंट को भी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप किया है जी। लेकिन आप फिक्शन में कह रहे हैं या जैसे आपने लिखा, क्या वो पायलट नहीं थे संजय गांधी प्रोफेशनल? ये प्रश्न मुझे लग रहा था आप ऐसे जरूर पूछेंगे। विजय जी, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, सीरियसली। मैं मतलब अब प्रिटेंड भी नहीं करूंगा। बहुत खूबसूरत तरीके से जिस तरह से जिक्र किया उसको, इसलिए मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते। मैं तो सिर्फ जैसे कहते हैं, जो उनका फियर था संजय जी का, जो उनकी मदर का एंग्विश कह लीजिए, जो उनकी जो अंदर से जो मतलब जो टूट गई थी, वो मैं तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता हूं, वो सच्चाई है। बाकी उस प्लेन में कौन चला रहा था उस समय, उनके बगल में जो थे, कुछ हुआ था, क्या हुआ था, इसकी बहुत थ्योरीज आ चुकी हैं, बट सच्चाई किसी को भी नहीं पता। जी। लेकिन उसी दौरान जो राजीव गांधी की एंट्री है, उससे पहले की एंट्री है, हाँ, तो आप कैसे देखते हैं? मेनका जी को भी बात कर सकते हैं, लेकिन राजीव गांधी की एंट्री भी जिस तरह से बार बार कहा गया, वो बार बार कहते भाई नहीं सुनते थे, वो वहां भी नहीं सुन रहे थे जब विदेश में बैठे थे और मिसेस गांधी कुछ उनको कहती हैं, या वो बार बार कहते भाई आई डोंट वांट टू टॉक, और व्हेन शी कॉल्ड अप टू राजीव गांधी, तो वो भी उस समय जो मेरी याददाश्त है, जो मेरे को याद है उस समय का, जो मैंने भी थोड़ी अपनी रिसर्च से पुल इन करा है, तो मुझे लगता है कि राजीव इनिशियली तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे पॉलिटिक्स में आने में। देखिए, एक चीज और है जो मैंने उनकी दूसरी डॉटर इन लॉ के बारे, जो कि अब ऑब्वियसली सोनिया गांधी जी हैं जी। अब आप एक चीज समझिए, जो बाद में वो जो पॉलिटिक्स में आए हैं, दो चीजें थी। सोनिया गांधी जी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हर टाइम, जबकि पूरा यूरोप सोशलिज्म से घिरा हुआ था। मतलब वही एक थिंकिंग होती थी, हर सेकंड पर्सन वॉज अ सोशलिस्ट। और चाहे वो आप कैम्ब्रिज में चले जाइए, जो भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, तो वही सोशलिज्म का गुणगान गुजर रहा था। एक्चुअली सोशलिज्म के ही दौर से गुजर रहा था इंडिया। हाँ, सॉरी, इंडिया भी उसी दौर से गुजर रहा था, सोशलिज्म के ही दौर से, सोशलिज्म के दौर से, बिल्कुल। तो कई फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो देखिए, एक चीज होती है कि आप अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता था दूसरा भाई वहां पर है। जब तक वो था तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वंस ही हैड पास्ड अवे, मुझे लगता है कि उन्होंने भी रीअसेसमेंट करा कि मतलब ये तो पूरा फैमिली की लेगेसी जो है वो खत्म हो सकती है। आई थिंक ये असेसमेंट हुआ। हो सकता है कि सोनिया जी, राजीव जी के बीच कोई बातचीत हुई हो, एंड शी सेड कि नहीं, यू हैव टू टेक अप, यू हैव टू सपोर्ट योर मदर। अब देखिए, ये एक सब कंजेक्चर है, ये सब हम सोच सकते हैं, इसके बाद अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्टडी किया, लिखा भी है। जी। मेनका जी पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या बोलूं विजय जी, मेनका जी इज अ फियरी पर्सनालिटी, वो तो हम सब जानते हैं। मैंने एक दो इंस्टेंसेस थोड़े किताब में थोड़े रोचक तरीके से दिखाए हैं, बट ये बात तो सच है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि उनकी इंदिरा गांधी जी के साथ नहीं बनती थी। ये तो, इसमें तो कोई और मुझे लगता है जो मेरा अगेन एक मैं अंग्रेजी का शब्द यूज करूंगा, गेस एस्टिमेट, कि मतलब अनुमान कह लीजिए, गेस एस्टिमेट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो इसलिए था क्योंकि शी वॉज अ वेरी एक्टिव पॉलिटिशियन, प्रॉब्ली इवन मोर देन संजय गांधी। और जब संजय गांधी पास्ट अवे, तो उनको ये चोट, ऑब्वियसली संजय गांधी के चोट तो वो तो खैर लगनी थी, लेकिन ये भी था कि मेरे को कोई रोल क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा वैक्यूम था, दैट्स व्हाई शी रिबेल्ड। तो वो जो उनके बीच जो तनाव था, सास बहू का जो तनाव था, वो रियल था। ये इसमें तो कोई, मुझे लगता कोई छुपी हुई बात नहीं है। सर, एक चीज समझनी है, आपने इंदिरा जी का भी जिक्र किया, राजीव जी का भी जिक्र किया, सोनिया जी का भी जिक्र किया। मैं एक सवाल पूछा था
कांग्रेस के एक बड़े नेता के एक इंटरव्यू करते हुए जी कि हम लोग बार बार कहते हैं जब नेहरू थे तो इंदिरा जी भी नहीं आना चाहती थी, एक तरह से वो नेहरू ने भी उस तरह से पुश नहीं किया और वो बाद में जी लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में आएंगे हुआ। हाँ हाँ फिर राजीव गांधी जी के लिए हम बार बार ये कहते रहे, ये फैक्ट भी है मतलब कि भाई वो हाँ नहीं आना चाहते थे पॉलिटिक्स में, लेकिन वो हाँ पॉलिटिक्स में आए भी। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो वाला विमान जो जहाज जिसमें वो आ रहे हैं और प्रणब मुखर्जी हैं, वो सारी बातें भी, और जेल सिंह के पर कैसे दबाव हाँ बनाया गया वो भी बात हाँ है। हाँ फिर थोड़ा सा लंबा है सवाल है, मतलब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन होता है और हाँ फिर सोनिया जी चली जाती हैं डार्क रूम में, और कहा जाता है कि सोनिया जी इंटरेस्टेड नहीं है। जी लेकिन 7 साल बाद सोनिया जी की री एंट्री होती है या एंट्री होती है कह लीजिए, हाँ और वो यूपीए को भी संभालती हैं, कांग्रेस को भी संभालती हैं, और लोग तो कहते हैं सुपर पीएम बन जाती हैं। फिर जयपुर में मैं देख रहा हूँ कि वो राहुल गांधी जी हैं, वो भी कहते हैं कि मैं उसमें नहीं आना चाहता। जी इवन जब 2004 में प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आती है तो राहुल जी और नाराज हो जाते हैं सोनिया गांधी पे, ऐसा बताया गया कि भाई आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, हाँ वो नहीं। फिर जी राहुल गांधी जी के लिए कहा गया कि वो भी राजनीति में नहीं आना चाहते, और सोनिया जी नहीं चाहती थी कि राहुल जी आए राजनीति हाँ में, फिर वो आ जाते हैं। पता नहीं मेरे को ये सवाल ठीक है कि नहीं, लेकिन गांधी परिवार में कोई हाँ नहीं चाहता कि राजनीति में आए, ये मैसेज बनाया गया, और हर आदमी राजनीति में रहा, और राजनीति को ऐसे पकड़ के रहा कि आपके छोड़ने छुड़ाई का नहीं। नाम नहीं लिया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा मुझे समझाइए, आपने इसको फिक्शन के तौर पे भी किया और जर्नलिस्ट के तौर पे भी स्टडी किया। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मुझे भी सोच समझ के आपको जवाब देना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरी अपनी कन्विक्शन है, इनिशियली राजीव नहीं इंटरेस्टेड थे, उसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल वजह थी, क्योंकि अगर वो पॉलिटिक्स में आते तो उनका कॉन्फ्लिक्ट क्लैश हो जाता अपने भाई के साथ, सीधी सी बात है। तो वो एक वजह थी, दैट इज वाई ही केप्ट अवे। तो ये बात सच है। इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी उस समय तो गर्लफ्रेंड ही होंगी सोनिया जी, बाद में शादी हुई। इसका ये मतलब नहीं था, बिकॉज मेरी अपना अनुमान है सोनिया जी शुरू से वॉज अ पॉलिटिकल क्रीचर। और वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं कह रहा हूं। उनका आप देखिए, जो उस समय का यूरोप, उस समय का इतिहास, सोशलिज्म, ये सब चीजें जो थी वो चरम सीमा पर थी, और ये कहना कि उनको कोई इंफ्लुएंस नहीं हो उन चीजों का, मैं मान ही नहीं सकता। तो एक वो भी, दिस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, मगर उनका जो एक पूरा इन्फ्लुएंस था वो था। अब दूसरी बात यह है, एक बड़ी, आपको याद होगा, एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात सोनिया जी ने कही थी जब मनमोहन सिंह को पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनाया था। किसी इंटरव्यू में कहा था या कहीं पर ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आई डिड नॉट वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज मुझे नहीं पता था हिंदुस्तान में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, दे वुड प्रॉब्ली नॉट एक्सेप्ट इट। आपको याद होगा ये, पर ये उनका रियल स्टेटमेंट है, विच कुड बी ट्रू ऑल्सो, क्योंकि उनको डर था कि एक, जिसे कहते हैं फॉरेनर का टैग या जो भी, उसकी वजह से। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें, गांधीज हैव टू दैट एक्सटेंट आफ्टर दैट हैव चेंज द स्ट्रेटजी। अब राहुल जी भी जो हैं, अगर आप देखें, ठीक है कांग्रेस प्रेसिडेंट है, मगर आपने कभी उनको इतने पूरे जोश के साथ कहते हुए मैं प्रधानमंत्री बनना है, अगला प्रधानमंत्री मैं हूं। अगर किसी तरीके से कांग्रेस सपोजिंग वापस भी आ जाती है, इलेक्शन में जीत भी जाती है, आई डोंट थिंक सो ही विल लाइक टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज माय ओन थ्योरी। दे लाइक टू ऑपरेट फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, कंट्रोल द लीवर्स ऑफ पावर जिसे कहते हैं। ये पूरा जो राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद ये स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। पावर चाहिए, हाँ, मगर पावर का कंट्रोलिंग जो है पीछे से करना है, आगे आके नहीं करना। हालांकि 99 का मुझे वो पार्लियामेंट का वो सीन याद आता है, राष्ट्रपति भवन का वो सीन याद आता है जब वाजपेयी सरकार गिर जाती है, जी सोनिया जी मिलने जाती हैं हाँ प्रेसिडेंट हाउस में तब, और उसके बाद की वो बाइट आपको याद होगी कि वी हैव 272, या वो तो मुलायम सिंह जी डिच कर देते हैं डिच कर जॉर्ज देते मिल जी के। जी। ये हम कैसे मान लें कि सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती थी? बट ये तो कहीं रिकॉर्ड पर है नहीं कि अगर सपोजिंग गवर्नमेंट बन भी जाती हो, मुलायम सिंह अगर वो अपना विड्रॉ नहीं करते सपोर्ट,
तो सोनिया गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनती, हो सकता है फिर वो पलटी मार के उस टाइम कह देती कि नहीं है, मैं किसी और को बनवा रही। आई मीन देखिए, ठीक है, हो सकता वी है हैव ये नो, आई पर्सनली डोंट थिंक सो बोथ सोनिया जी, राहुल or even Priyanka are interested in taking over the prime ministership. They would always like to control it from the back. चलिए इसका मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ आपकी तरफ से और ये जो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, पावर विदाउट, ये शब्द आप यूज कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूँ, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। आप अच्छे से बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा रूखा रूट आदमी हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ, नॉन फिक्शन वाला। बिल्कुल बिल्कुल। आप एनएससी बनाते हो, जब आप बिल्स को कॉपी बनाकर भेजते हो, जब आप पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाते हो, तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी होता ही है सर। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल। ये देखिए, माय ओनली प्रॉब्लम, अब लोग क्या कह रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस को लीड करना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20-21% का वोट शेयर है उनका कंट्री के अंदर। तो आप कम से कम एक दावा तो रखिए कि मैं प्रधानमंत्री, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये चेंज करूंगा। मगर ये सुनने को नहीं मिलता, आपको सिर्फ ये मिलता है आपने ये गलती करी, आपने ये करा, आपने चाइना के आगे घुटने टेक दिए, आपने पाकिस्तान की ये कर। देखिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स, देयर इज ओनली सो मच यू कैन अब्सॉर्ब। पॉजिटिव पॉलिटिक्स जब तक, और राजीव गांधी की एक आपको थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, जो भी कही है, कम से कम उन्होंने, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, ही पिक्ड अप द गॉन्टलेट, और वो प्रधानमंत्री बने, चाहे एवरीथिंग वाज इन हिज फेवर। असैसिनेशन के बाद उन्होंने स्वीप कर लिया, मगर कम से कम उन्होंने बेड़ा तो उठाया ना कि मैं करके दिखा सकता हूं जो भी करना है मेरे को। मगर उसके बाद से ये पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई गांधी परिवार की। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हालांकि वो जो फैसला था उसकी तकलीफ तो आप प्रणब मुखर्जी से पूछते। उनके जिसे कहते हैं जख्मों पर आप ये क्या मुझे लगता है उनके, मेरी याददाश्त भी कमजोर, कुछ कुछ याद आ जाता है। बिल्कुल। वो देखिए, उस टाइम उनकी कॉम्पिटेंस काफी हाई थी, वो भी मतलब ही वाज अ राइट पर्सन एक्चुअली, अगर आप सोचें। मनमोहन सिंह जी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बट एज कंपेयर टू प्रणब मुखर्जी, यू आर राइट, प्रणब मुखर्जी पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन थे, और उनको समझ थी कि प्राइम मिनिस्टरशिप एंड ऑल दैट, और वो बैलेंस शायद रख लेते गांधी परिवार, और कर सकते थे। वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो जाते उनके खिलाफ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो ही वुड हैव गॉन अगेंस्ट। मगर ये बात जरूर है, देखिए, कि वो अपनी बात रखने में मनमोहन सिंह जी से एज कंपेयर्ड अगर आप करें, तो वो अपनी बात ज्यादा अच्छा रख सकते थे। ये मेरा भी अपना, दिस इज, आई आल्सो फील लाइक रहा, मैं उनके साथ काफी ट्रैवल भी किया, तो वो अलग तरीके के पॉलिटिशियन थे, साफ बात भी कर सकते थे, लेकिन ये शायद नहीं होता कि आप सरकार के जो होता है बिल कह लें या नोटिफिकेशन कह लें, या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फाड़ दें अपने को गुड कॉप बनाने के लिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनके जो एडवाइजर्स हैं, मुझे तो लगता है शुरू से ही गलत सलाह दी जा रही है। ड्रामेटिक्स, जैसे आप मुझे कह रहे थे ना कि यू हैव अ फ्लेयर फॉर द ड्रामेटिक, तो यहाँ पर तो जो वुड बी लीडर ऑफ द सेकंड बिगेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री, तो वो पता नहीं कौन सी टीम है, वो बस ड्रामेटिक्स में ही, भाई ये करते रहो। अब आप देखिए, बिहार में जाके आप तालाब में छलांग लगा रहे हैं, तो क्या आप इलेक्शन जीत जाएंगे ऐसे? आप बताइए मुझे। आई मीन, क्या थिएट्रिक्स जो है, बचकानी हरकतें हो रही है ना, पॉलिटिक्स हो रही है। इस पर तो हम और चर्चा करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी इस पर बात करें। आपने जैसे वेंकट का और वो न्यूक्लियर का बात किया, लेकिन फिर से आप आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो आपका पूरा इतिहास, आपका जो काम है, किताब का जो काम है, वो सब आज आ गया। आपने कश्मीर में इंसर्जेंसी पर काम बहुत किया, जगदीप हसीन ने, तो आज भी वो इंसर्जेंसी तो निकल गई, 370 का एब्रोगेशन भी हो गया, लेकिन जो इंसर्जेंसी हुई, जो कश्मीरी पंडित निकाले गए, वो तो नहीं लौटे। वो नहीं लौटे। मुझे अभी तक एक सीन याद आता है। विजय जी, आप तो खैर एनडीटीवी में थे ना, क्योंकि, और एनडीटीवी को अच्छा एक्सेस, मतलब उसमें बरखा ये सब लोग थे। दूरदर्शन में हमारी एक प्रॉब्लम थी, वी वर अ मार्क टारगेट। जब भी हम कश्मीर जाते थे तो हमें सिक्योरिटी मिलती थी, तो सीआरपीएफ ये वो सब
तो मुझे एक बार याद है, वो पूरे सिक्योरिटी कवर में हम रैनवाड़ी गए थे, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि खाली घर, बिल्कुल ताले लगे हुए, क्योंकि सारे कश्मीरी पंडित चले गए थे वहां से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना गोस्ट टाउन, गोस्ट लोकेलिटी। और वो देख के आपका दिल दहल जाता था कि ये क्या हुआ है इस शहर में, हमारे अपने देश के अंदर। तो वो वाकया जो है, अब दैट वाज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। हालत मुझे अब प्रेजेंट का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आई थिंक थिंग्स आर मच मच बेटर। मगर वो जो उस टाइम हम सब देखते थे, बहुत ही बुरे हालत थे उसमें, बहुत ही बुरी हालत थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स थी, किसी में इतनी सीरियसनेस नहीं थी कि कश्मीर की सिचुएशन को स्टेबलाइज करा जाए। तो ये सब जबरदस्त प्रॉब्लम्स थी उस टाइम एक्चुअली। एक और बड़ी इंसिडेंट जो आज फिर से मतलब रेलेवेंट है, वो है बाबरी मस्जिद। जी, बाबरी मस्जिद को, पूरे इवेंट को भी कवर किया है। आज तो वहां पर राम मंदिर बन गया है, प्रतिष्ठा हो गई, दूसरा साल पूरा हो गया उसका। और अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि 23 जनवरी को एक डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी जा रही है राम मंदिर अयोध्या। जी। और डिफेंस कमेटी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके मेंबर है राहुल गांधी। अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता था। ओके। इस रेफरेंस में बता रहा, आप राहुल जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो अलग इशू है, लेकिन आप उस पूरे 20 साल को, 30 साल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो एक पर्सनल कनेक्शन है इस इंसिडेंट के साथ। आई वॉज देयर एट द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन विद माई कैमरा टीम। यस। तो मैं दूरदर्शन न्यूज से गया था उस समय, हम लोग थे, न्यूज ट्रैक था, बीबीसी था, तो यही टेलीविजन में तो यही लोग थे। तो पूरी कवरेज सारी थी मेरे पास। शिलान्यास का टाइम मैं वहीं पे खड़ा हुआ था जब ये सब कुछ हुआ। ठीक है, जो भी हुआ उस समय, और बाद में काफी कुछ हुआ था, मगर और मैं अब आपके दर्शकों को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, क्योंकि उसके बाद फिर ये आई थिंक सीबीआई ने कुछ केस वेस, और हम में से कई जर्नलिस्ट को बाद में पेशगी देनी पड़ती थी, हम आए जाते थे कि भाई आप बताओ क्या हुआ सब कुछ। तो वो चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा वो सब, अब जाके अब सॉर्ट आउट हुआ है सब कुछ। तो अब क्या कहें, बट मेरे को एक 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 इट इज, अगर मैं इसका असेसमेंट करूं तो मुझे लगता है इट वॉज इनएविटेबल। आप इससे भाग नहीं सकते थे, कोई और डिसीजन हो नहीं सकता था। अब आप इसको कह लीजिए, आप ये पक्षपात ले रहे हैं, आप इस तरफ हो रहे हैं उस तरफ हो रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। देखा उसको, इसलिए मैंने पूछा, उसमें जो हो मैं, गया हाँ, देखा, और जो समय, जो भावना थी लोगों की, ठीक है, लोग उत्तेजित थे, सब कुछ था, वो सब ठीक है, और कत्लेआम भी बहुत हुआ था बाद में, वो सब ठीक है, वो मैं उस बात को, और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन these are what you call tides and movements in history which are unstoppable। कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब और आप ये गए कि राम मंदिर को नहीं बनने देंगे, ये कैसे हो सकता है हमारे देश, ये मैंने सोच के बाहर है। जब लोग कहते हैं क्या डिस्प्यूटेड था, ये हुआ, कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर अ सिविलाइजेशनल कंट्री। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कहां से आ रही है। यही और तभी लोग कहते हैं ना कि जब, जस्ट टू गिव यू अ फनी एग्जांपल, कि ये जो ट्रम्प के साथ जो भी चल रहा है, वो कहते हैं भैया ये तो 2-3 साल का प्रॉब्लम है, आप तो ये सोचो कि आपकी हजारों साल की सिविलाइजेशन है, हम ऐसे कहीं आएंगे और जाएंगे, हम डील कर लेंगे। तो दिस इज पार्ट ऑफ पार्सल। ये आपने जो बात रेखांकित की है, जिसके वही शायद है कि हम लोग सिविलाइजेशनल कंट्री की बजाय पॉलिटिकल कंट्री के तौर पे बिहेव करते हैं, शायद। जी, ये कंफ्लिक्ट होगा। आपने दूरदर्शन में शुरुआती दौर में काम किया, वन ऑफ द फर्स्ट एंकर्स दूरदर्शन। जी, क्या ये कहना जाती होगी कि मतलब उस समय तो दूरदर्शन के लिए बाद में बहुत समय तक एचएमवी कहा जाता रहा, लेकिन आज तो सब दूरदर्शन हो गया है, ऐसा कह सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, बिल्कुल। देखिए विजय जी, आप तो कहते अभी भी शायद जुड़े हुए हैं, मैं तो इतना, मेरे को तो कई साल हो गए, बिकॉज आई एम डेफिनेटली ओल्डर देन यू। मैंने तो उस समय क्या होता था कि ठीक है, एचएमवी आप कह लीजिए जो भी है,
मतलब ऐसा लोग कहते थे, मैं उसको कोई वो नहीं कर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बिल्कुल नहीं है, और बुरा भी लगता था क्योंकि हम में से मुझे लगता है कि कई लोग कॉम्पिटेंट थे। अब मेरे ही बैच में से आप जानते होंगे उमेश उपाध्याय थे, प्रभात बहुत डबराल थे। मित्र रहे, प्रभात डबराल भी हाँ, लोग तो काफी ये अच्छे सब थे। हम सब एक ही बैच के थे, मतलब हम सब ने साथ ही हमने अपनी न्यूज एंकरिंग रिपोर्टिंग जो भी हमने सब कुछ करा, और मैं बाद में लोकसभा टीवी में भी गया था एज अ लीड एंकर बाय द वे। तो यस। ये सब दौर देखा है, मगर आजकल क्या हो गया है, नॉट ओनली एक कॉर्पोरेटाइज मीडिया है, मगर मुझे लगता है कि एक बीच की जो सेंट्रस धारा है वो खत्म हो चुकी है। आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं? इससे आप अब देखिए, पॉडकास्ट के अंदर मेरे को ये सब सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मगर मैं आई एम स्टिल ओल्ड फैशन। मैं अभी भी अपना जब न्यूज बुलेटिन देखता हूं तो मुझे लगता है कि भैया ये लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिवली क्यों नहीं बात कर सकते। और मैं ये बात नहीं कर रहा कि किस तरफ की बात कर रहे हैं, मगर वो पूरी ऑब्जेक्टिव होना इम्पोर्टेंट। इंक्लिनेशन एक तरफ जा रही है, स्लांटिंग इस तरफ हो रही है, वो मजा चला गया मतलब। तो इसको आप जो भी कह लीजिए, कॉर्पोरेट मीडिया कह लीजिए, वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो भी कह लीजिए, बुरा लगता है। We need some centrism, some objectivity to come back. यस सर। आखिरी सवाल पूछते हैं कि आप जी जो हैं जग्गी वसीम साहब, इस सेकंड लास्ट सवाल समझता हूं मैं इसको, कि आप इंडिया के फर्स्ट जर्नलिस्ट हैं, बिकम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो नॉर्थ कोरिया गए, जी जी। है ना? अब ऐसा नहीं लग रहा कि दुनिया में बहुत सारे नॉर्थ कोरिया हो गए हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब, दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली जो देश है, अब वो ऐसी हरकतें आजकल कर रहा है कि बैठ के भेजो अपने लोगों को, और तुम जहाज नहीं यहां से कर सकते, तुम इधर से नहीं, कल पता चला कि ट्रैफिक लाइट पे आप क्रॉस नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं कहूंगा। तो क्या नॉर्थ कोरिया रहा और क्या कोई और वेस्टर्न देश रहा और क्या कुछ, उसका तरीका एक ही है, अपने देश में विश्वास करो, अपनी संस्कृति में विश्वास करो। आ, ये जो नारा है ना, ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, ये बिल्कुल सही है। यही सोल्यूशन है, अब और कोई सोल्यूशन नहीं रह गया। आप किसी पे निर्भर नहीं हो सकते आज के युग में। और ये चाहे मैं पश्चिमी देशों की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश हो, वो अब सब अपने देशों पे आप की पॉलिसी वो अपने पे बन गई निर्भर है रहो, फिर कि ठीक अपना रहोगे। केवल नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको आप करो। और इसलिए थोड़ा सा मुझे, अगर पॉलिटिकल पे ही जाना, थोड़ा सा दुख होता है कि जब हम अपने नेशनलिज्म को क्वेश्चन करते हैं, बुरा लगता है। क्योंकि जो भी है, हम भारतीय हैं, हमें अपने देश में, और गलतियां होती हैं, कुछ फेलियर्स भी होते हैं, मगर हमें वी हैव टू बिलीव इन आवर कंट्री, ये बहुत जरूरी है। और ये बड़ी ओल्ड फैशन चीज लगती है, मगर ये अभी भी सच है। ये तो सच बना ही रहेगा कि जैसे वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि ऑनेस्टी इज द, मतलब ओल्ड पॉलिसी होगी लेकिन बेस्ट वन इज दैट। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपने थिएटर बहुत किया है और वो सब जी लोगों को समझ में भी आ गया होगा आपकी आवाज से, आपके अंदाज से, और जो लोग किताब पढ़ेंगे जिनको नहीं समझ आया वो भी समझ जाएंगे। जी। अभी जो देश चल रहा है, आपने कहा नेशनलिज्म और ये सारी बात, तो आनंद फिल्म का जो डायलॉग है, संवाद है राजेश खन्ना का, वो मुझे याद आता है। क्या आप उसको समझते हैं ठीक है कि हम सब तो कठपुतली हैं इस रंगमंच की, हमारी डोर वाले की बात है? तो ये जो ऊपर वाला अभी है, मुझे नहीं पता कौन है, ऐसे तो हाँ किसी प्रोग्राम भी चल रहा था ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन मुझे जी नहीं पता। लेकिन क्या हाँ। आज की तारीख में आपको लगता है कि इस मजबूत डेमोक्रेसी में भी अब सब कठपुतलियां हो गई हैं? कठपुतलियां आप अगर बनना चाहो तो आप कठपुतली बन सकते हो, बहुत आसान है। क्योंकि चाहे आप उसे कह लीजिए प्रलोभन, चाहे आप कह लीजिए मजबूरी, चाहे खुफिया आप कह लीजिए कन्विक्शन, कुछ भी कह लीजिए, आसान है। मगर आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो अपने में विश्वास रखते हैं, अपनी सोच में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि, जैसे मैंने अभी हम बात कर रहे थे अपने नेशनलिज्म, अपनी भारतीयता के बारे में, मुझे अभी भी लगता है, मैं आई एम 64 ईयर्स ओल्ड, बट आई एम स्टिल वेरी प्राउड टू बी इन इंडिया। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं और मेरी वाइफ, हम बाहर काफी ट्रैवल करते हैं, हमारा बेटा भी बाहर है, बहू भी बाहर है। मैं जब जाता हूं, विजय जी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 30 साल पहले की बात करूं तो थोड़ा सी शर्म आती थी।
अब चाहे जितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, मगर इंडियंस को कोई भी उल्टी सीधी निगाह से नहीं देख सकता। हम बड़े प्राउडली कहते हैं हम इंडिया से हैं, सीना ठोक के कहते हैं। तो मैं कहता हूं ये फर्क आ गया है। तो कठपुतली अगर आपने बनना है तो आप बनिए, मगर वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर स्ट्रांग पीपल। और ये हमारे हाथ में है कि हम स्ट्रांग बनना चाहे, नहीं कठपुतली बनना चाहे वो भी बहुत आसान है। वो भी बन जाता है। तो ये चुनाव आपको खुद करना है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें और कर सकते थे, लेकिन वक्त इतना नहीं होता कि हम उस पर लंबी बात करें। बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत आनंद आया। हो सकता है आपको कुछ बात मेरी समझ आई हो, नहीं पसंद आई हो। विजय जी, आपके साथ बहुत अच्छा। मैंने अभी काफी किताब के प्रमोशन और पॉडकास्ट करे हैं। सबसे मैच्योर पॉडकास्ट आपके साथ करा है। और जो आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो इतना एक इजी गोइंग स्टाइल है ना, बहुत ही मजा आया बात करके थैंक यू आपके वेरी साथ। मच, मुझे बहुत मजा आया। और किताब पढ़कर भी मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ सब लोगों से कि इस किताब को पढ़िए। बहुत खूबसूरत किताब है। सच भी समझिए, फिक्शन भी समझिए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत थैंक मुबारक आपको, पब्लिशर को भी और आपको। थैंक यू वेरी मच। यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच।